एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में यूपीएससी ईपीएफओ में बात करेंगे इंडियन इकॉनमी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक इंडियन इकॉनमी के मैं डिस्कस कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बहुत लेमन लैंग्वेज में मैंने टॉपिक को, और जो इम्पोर्टेंट है, जो भी फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, वही मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाया है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि रिसेंटली आपको सुनने को मिल रहा होगा। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप यूपीएससी एफओ को टारगेट कर रहे हैं और कोर्स बाय करना चाहते हैं तो कोर्स अवेलेबल है, जहां पर वीडियो लेक्चर, आपको पीडीएफ प्लस एमसीक्यू सारे सेशंस आपको मिलेंगे स्टूडेंट। अगर बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाइएगा। कोई भी डाउट होता है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में हम एमपीसी के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ सुना होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें जो रेपो रेट है वो अनचेंज किया गया, सीआरआर में बदलाव किए गए। ये सब आपने सुना होगा। क्यों, कैसे, किसी लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में एमपीसी के बारे में बात करेंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है और क्यों बनाया गया? पहले ये काम आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में था। अब आरबीआई ऑलरेडी बहुत सारे काम करता है, तो इतना बर्डन देना सही नहीं है, तो इसीलिए एक कमेटी बनाई गई, दैट इज 6 मेंबर कमेटी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आपको लग रहा होगा मैम ये क्यों बनाया गया? ओके, क्यों बनाया गया? तो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी को बनाने का, ताकि वो फॉर्मुलेट कर सके और रेगुलेट कर सके इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मनी सप्लाई, इसके बारे में भी बहुत बार मैंने डिस्कस किया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि मनी सप्लाई। ओके, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाए। आपको पता ही है कि अननेसेसरी मनी सप्लाई भी नहीं होना चाहिए, और इसके साथ इंटरेस्ट रेट को भी रेगुलेटेड रखना है, ताकि जो इन्वेस्टर है उनको भी नुकसान ना हो, और जो सेविंग कर रहा है, जो डिपॉजिट कर रहा है, उसको भी नुकसान ना हो। तो सब प्रॉपर वे से चले। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट किया जाए। इसी को देखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पहले किसके हाथ में था? आरबीआई के हाथ में था। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई 2016 में। 2016 में ये बनाई गई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसका एम क्या है? ताकि प्राइस स्टेबल रह सके। प्राइस स्टेबल क्या होता है? इन्फ्लेशन में हमने डिस्कस किया है। इन्फ्लेशन मीन्स प्राइस स्टेबल रहे, ताकि जो बायर है और जो सेलर है दोनों प्रॉफिट उन दोनों को हो सके, राइट। और इकोनॉमी ग्रोथ, अगर आप अभी सिनेरियो देखेंगे स्टूडेंट, तो दो, ये क्या है, दो प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा ग्रोथ क्या है, वो कम हो रहा है, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इन दोनों को स्टेबल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसी को देखने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया गया। और अभी आप देखेंगे तो बाय मंथली रिपोर्ट होता है, और जहां पर रेपो रेट डिसाइड किया जाता है, और रेपो रेट से ही रेपो रेट नथिंग, वैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप देखेंगे, प्रॉपर अच्छे से समझाया है रेपो रेट क्या होता है। लास्ट में आपको मैं समझाऊंगी भी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। तो अगर हम रेपो रेट की बात करें तो ये क्या है? इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट, ज़्यादा लोग लेना, ओके, ज़्यादा पैसा होगा तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। और अगर ज़्यादा नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपसे पूछते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बनाई गई वो किसके सजेशन से, तो उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन से ये कमेटी बनाई गई थी। अगर कॉम्पोजिशन की बात करें, एमपीसी कॉम्पोजिशन की बात करें, तो 6 मेंबर बॉडी, ओके, जिसमें से 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। तो
सबसे पहले जो मेंबर होता है वो आरबीआई गवर्नर, जो कि चेयरपर्सन होता है। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डिप्टी गवर्नर जो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें से एक मेंबर जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर होते हैं। तीसरे की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स होते हैं। ओके, ये है टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं। फिर जो थ्री मेंबर होते हैं दैट इज एक्सटर्नल मेंबर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जिनको इकोनॉमिक्स फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज होता है उन्हीं को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो यहीं पर 6 मेंबर बॉडी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। ये टेन्योर की बात करें तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड होता है। जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं वो 4 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और इनका रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, दोबारा अपॉइंट नहीं करते। ऑब्जेक्टिव, द मेन बिहाइंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या था, इसको देखते हैं। तो प्राइस स्टेबिलिटी को करना। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा ना हो जाए। अब पूछोगे मैम ज्यादा भी कितना, तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई हम देखें तो -2 नहीं होना चाहिए और +4 नहीं होना चाहिए। ओके, -2 नहीं होना चाहिए, +4 नहीं होना चाहिए। और अगर मैंने इन्फ्लेशन में आपको समझाया, इन्फ्लेशन में क्या है, वहां पर मैंने आपको समझाया है 2 और 6 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन आरबीआई बोलता है कि आपने +4 नहीं करना है बियॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में लैग वेरिएबल होते हैं। लैग क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई में गैप होते हैं और उसको फुलफिल करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप 0.4 मतलब कि 0.4 नहीं, +4 पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो कहीं जाके 6% पर कंट्रोल होगा। ओके, आप 6% से ही स्टार्ट करेंगे तो कहीं 10% पर जाके कंट्रोल होता है। तो इसी को देखते हुए आरबीआई बोलते हैं कि पॉइंट -2 और +4 के बीच में हमारा प्राइस रहना चाहिए और 2 और 6 के बीच में भी रहना चाहिए, ताकि इकोनॉमी में प्रॉब्लम ना हो। और अगर 2 to 6 है तो अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अच्छे होते हैं। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी तो चाहिए, इसीलिए कुछ हद तक इन्फ्लेशन सही होते हैं, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हुए इकोनॉमी को ग्रोथ करना है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो आई है क्वार्टरली डाटा, हमारा जीडीपी जो है बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो इन्फ्लेशन भी है प्लस जीडीपी भी डाउन चला गया। इन दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही काम एमपीसी करते हैं। इन्फ्लेशन को टारगेट करना, ज़्यादा भी ना हो जाए और कम भी ना हो, ताकि डिफ्लेशन हो जाती है इकोनॉमी में, राइट। ये है डिसीजन मेकिंग कैसे होता है। तो मेजॉरिटी जो वोटिंग होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिस डिसीजन पर ज़्यादा वोटिंग होती है वही डिसीजन होता है। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे जो 6 मेंबर थे वो कुछ मेंबर बोल रहे थे कि हमें रेपो रेट चेंज करना चाहिए ताकि जीडीपी को ग्रोथ मिल सके। और कुछ मेंबर बोलते हैं कि रेपो रेट को नहीं चेंज करना चाहिए, जो है वही रखना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में। तो जिसकी मेजॉरिटी वोटिंग होती है, ज़्यादा लोग वोट करते हैं, वही डिसीजन डिसाइड किया जाता है। कास्टिंग वोट, अगर टाई हो जाता है, मान लीजिए कि 3-3 हो जाते हैं एक डिसीजन पर, 3 मेंबर एग्री करते हैं एक डिसीजन पर, 3 मेंबर एग्री करते हैं, तो बाद में जो आरबीआई, ओके, आरबीआई गवर्नर है, उनका डिसीजन फाइनल डिसीजन हो जाता है, राइट। मीटिंग में कितने मेंबर्स होने चाहिए? तो एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए और जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होने चाहिए। ओके, तो उसके बाद जो डिसाइड किया जाता है और वही बाइंडिंग होता है, वही डिसीजन को फॉलो किया जाता है, राइट। इस प्रकार से पूरी डिसीजन ली जाती है। रोल क्या होता है, रोल क्या प्ले करते हैं एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स? रेपो रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट इंडिविजुअल लेक्चर में भी डिस्कस किया है, लास्ट में मैं आपको इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ा सा बताऊंगी। डिटेल में आपको जानना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि उस वीडियो को जाकर आप देख लें। तो रेपो रेट को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट में बात करें, रेपो रेट क्या होता है? तो इंटरेस्ट रेट होता है। ओके, तो रेपो रेट जो होता है उसको सेट करना मेन रोल होता है एमपीसी का। इन्फ्लेशन को टारगेट करके रखना है, ज़्यादा मनी सप्लाई ना हो जाए। ओके,
प्राइस ज़्यादा ना हो जाए, डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ना हो जाए, परचेजिंग पावर बिल्कुल कम ना हो जाए। तो इन सभी को देखना और कंट्रोल करना एमपीसी का रोल होता है। अब देखिए यहाँ पर ये मैक्रो इकोनॉमी इंडिकेटर को रिव्यू करते हैं। कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमी? मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है? जब हम एज अ होल स्टडी करते हैं, वो वेरिएबल जब जहाँ पर एज अ होल स्टडी करते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन सभी को मैक्रो इकोनॉमी इनको वेरिएबल बोला जाता है। तो जीडीपी, अब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते करते हम जीडीपी को भूल जाए और जीडीपी बहुत ही डिक्लाइन हो जाए। अब यहाँ पर करंट सिनारियो ऐसे ही हो रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और वहीं जो जीडीपी है वो कम हो रही है, जीडीपी डिक्लाइन हो रही है, राइट, ये हो रहा है। अब इनको बैलेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है और यही डिसाइड कर रहे हैं। ओके, इसी में अगर हम देखें तो प्रीवियस आरबीआई गवर्नर, उनको हटा के न्यू गवर्नर बने, क्योंकि जो प्रीवियस है वो बोलते हैं रेपो रेट चेंज नहीं करना। और अभी अगर हम देखें तो अब क्या डिसीजन लेते हैं, लेट्स सी। ओके, तो ये चीज़ है। तो जीडीपी को कंट्रोल करते हुए और इन्फ्लेशन को देखते हुए ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जीडीपी भी डाउन नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों डाउन हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। आप देखेंगे तो रेपो रेट क्या है, ज़्यादा है। ओके, ये क्या होता है रेपो रेट? अगर हम देखें तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक लेंड करता है, ओके, लेता है आरबीआई से। जिस रेट पर आरबीआई लोन देता है उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं, ओके, बेसिकली इंटरेस्ट रेट। अगर कमर्शियल बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले रहा है तो आगे फर्दर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा। अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा तो कोई क्यों लेगा, है ना? आप बताएं क्यों लेंगे? अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपर सिनारियो से बताती हूँ। तो रेपो रेट मैंने आपको बताया, कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से और जो रेट चार्ज किया जाता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर कमर्शियल ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ले लिया तो वो फर्दर भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देगा। अब जब लोन वैसे तो कम लोग लेंगे क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेना कोई चाहता नहीं है कि हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन नहीं चाहिए, राइट, ये है। अगर लोन नहीं लेंगे तो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ओके, और बेसिकली इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो जीडीपी कैसे इंक्रीज होगा? ये सब सिनेरियो चल रही है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात कर, यही प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ये सारी चीज़ें को देखते हुए डिसीजन लेना होता है। आईआईपी क्या होता है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, मतलब इंडस्ट्रीज के ग्रोथ रेट को, अगर हमें इंडस्ट्रीज को ग्रोथ को अगर हमें देखना है तो उसके लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसको हम आईआईपी इंडेक्स बोलते हैं। ओके, फिर आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए सीपीआई है, जो कि इसको बोलते हैं, ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोल दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बेसिकली परचेजिंग पावर या कंज्यूमर के थाली में कितना हाई प्राइस में खाना आता है, इसको मेजर करने के लिए क्या है, सीपीआई। पहले डब्ल्यूपीआई था, बट अभी देखें तो इंडियन इकोनॉमी में दोनों है, सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। इन सभी को देखते एनालाइज करते हुए एमपीसी डिसीजन लेती है। ओके, ये सारे हैं डिसीजन लिया जाता है। फिर है पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी क्या लेना है, मार्केट में कितना होना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, इन सब का डिसीजन लिया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट, ओके, एक्सटर्नल शॉक, जैसे कि अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन की वजह से मिल्क की प्राइस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा, क्योंकि क्रूड ऑयल जो देखें तो उसका हाई प्राइस हो गया जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो गया है।
तो इन सभी की वजह से इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो गई। उन सभी को देखते हुए डिसीजन लेगा, तो एक्सटर्नल शॉक्स जो हो गए हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन जो हो गया है, उन सबको डिसीजन लिया जाता है। या डोमेस्टिक चैलेंज हो गए, फिजिकल डेफिसिट हो गया है, एग्रीकल्चर डिस्टर्बेंस हो गए, इन सभी को देखते हुए ऐसी डिसीजन लेना कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिले, स्टिमुलेट हो, राइट, ये सारी चीजें। एडवाइजरी रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम पॉलिसी। ओके, सारी मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी या मनी सप्लाई को कैसे रेगुलेट करना है, कितना इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई होना चाहिए, कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, इन सभी के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो अगर हम देखें स्टूडेंट, तो रेपो रेट अगर मैं आपको बताऊं, रेपो रेट शॉर्ट में, तो अभी मैंने वैसे आपको बताया, यहाँ पर देखिए, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और जिस रेट पर लोन लेता है उसी को हम, आरबीआई चार्ज करता है उसकी को हम रेपो रेट बोल। ओके, डिटेल में आप जाएंगे क्वांटिटिव, ओके, क्वांटिटिव टूल्स करके ऐसी होगी, आप हेडिंग होगी, वहां पर जाके आप प्रॉपर देखेंगे, राइट, ये आपका होमवर्क है। प्लस सीआरआर क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर होता है। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो एंड सीआरआर कैश रिजर्व रेशो। मीन्स हर एक कमर्शियल बैंक को ये मैंडेटरी है कि जितना उसका नेट टाइम डिमांड एंड डी टीएल, नेट, ओके, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, मीन्स जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंट या तो खुद के पास रखना होता है, मीन्स कमर्शियल बैंक खुद के पास रखेंगे या आरबीआई के पास रखेंगे। जब आरबीआई के पास रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सीआरआर। तो इसमें चेंज किया गया है, लेकिन रेपो रेट में अनचेंज किया गया है ये। अगर टूल्स की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेती हैं, लेकिन कौन से टूल्स को फॉलो करती हैं, तो एक साइड आपको क्वांटिटेटिव टूल्स दिख रहा होगा और एक साइड आपको क्वालिटेटिव टूल्स दिख रहा होगा। यही टूल्स हैं जिसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, सीआरआर है, ओके, रेपो रेट है। हर बार आपको न्यूज़ में यही देखने को मिलता होगा, रेपो रेट इंक्रीज हुआ है, अनचेंज हुआ है या चेंज हुआ है। और अभी अगर आप देखेंगे तो अनचेंज ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ये पूरे ही ए टू जेड मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाया है, तो जाके आप देखेंगे। एक और टर्म्स हम समझेंगे इस क्वेश्चन के जरिए, ओके। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको समझ इस क्वेश्चन। ओके, तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मेंटेन अ हॉकिश स्टैंड ऑन इंटरेस्ट रेट। इन दिस कंटेक्स्ट हॉकिश स्टैंड मींस क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट वर्ड डिक्रीज, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट अनचेंज होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, हॉकिश। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और एग्जामिनर का फेवरेट है, क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं आता है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे ही इंडियन इकोनॉमी को सिंप्लीफाई किया जाएगा मेरे द्वारा, और एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी को मैं कराऊंगी पूरे टर्म्स को, और मैक्रो इकोनॉमी के भी पार्ट्स आते हैं जो कि मैं आपको करा रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। लास्ट में मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो कोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पर आप जाकर के बाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।